हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, जब आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आईपीसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत डील किया जाता है और यहाँ से आपके पास कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का भी एग्जामिनेशन देंगे तो आपको भी यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देते हैं, खास करके एलएलएम का, तो वहाँ पे भी इस आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर सीरीज़ लेकर के आया हूँ और ख़ास करके इंडियन पिनल कोड का, और एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि आईपीसी में किस किस प्रकार से सारी चीज़ों को करना है। साथियों तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इन सभी चीज़ों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया क्रिएट कर देना चाहता हूँ कि ये ऑफेंस होता क्या है, कितने चरण में ऑफेंसेस होते हैं, क्या जो दंड के सिद्धांत हैं, जो किस किस प्रकार के दंड के सिद्धांत हमारे इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत बताए गए हैं। हम होमिसाइड के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, कुछ जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बता देना चाहते हैं, कुछ किडनैपिंग के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, जब आप जान जाएंगे तो आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा और जब आप एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। साथियों अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडियन पिनल कोड में क्या दिया है, तो स्टेप्स ऑफ क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो कितने स्टेप्स ऑफ क्राइम हमारे इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दिया गया है। तो साथियों जब हम स्टेप्स ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार के स्टेप्स ऑफ क्राइम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है साथियों, स्टेप्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत हमारे पास इंटेंशन आता है। सबसे पहले किसी को काम करने के लिए हमारे पास आशय होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, तो आशय होना चाहिए, और आशय का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उस आशय को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन को हम क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन को तैयारी करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है किसका, अपराध के चरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को माना जाता है। ठीक, हमारे पास जब हमारे पास इंटेंशन, अच्छे सा इंटेंशन हो गया, हमने उसके लिए प्रिपरेशन भी कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट भी करेंगे। अटेम्प्ट को क्या कहते हैं साथियों, तो अटेम्प्ट को हम लोग प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न भी हम करते हैं किसको करने के लिए, किसी भी अपराध को करने के लिए। और लास्ट में क्या होता है साथियों, तो यहाँ पे आपका जो ऑफेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद वो क्या दे देता है, एक रिजल्ट दे देता है। तो इसको पूर्णता के नाम से हम लोग जानते हैं, कंप्लीट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये अपराधों का एक चरण हो गया। सबसे पहले हमारे पास किसी चीज़ को करने के लिए इंटेंशन होना चाहिए। जैसे कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्टेप्स बना होगा ना कि हाँ, आपको अगर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर इस बार देना है, खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, या फिर आपको किसी भी स्टेट का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना, या CUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना हो, तो आपने उसके लिए सबसे पहले आपने इंटेंशन अपने दिमाग में क्रिएट किया होगा। हाँ, इंटेंशन बन गया कि हाँ हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए आपको क्या कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ रहा होगा। जब पढ़ेंगे, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे, मीन्स कि आप अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक कंप्लीशन होगा, और वो रिजल्ट क्या होगा, आपके पास पॉजिटिवली रिजल्ट आएगा कि आपने क्या कर दिया, कि हाँ आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया और आपका एंट्रेंस हो गया। तो ये चीज़ स्टेप्स ऑफ क्राइम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला चीज़ था, अपराधों के चरण के बारे में बताना था, तो मैंने आपको अपराधों के चरण के बारे में बता दिया। अब ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन कौन से चरण होते हैं अपराध के। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं दंड के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि दंड का सिद्धांत हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है और कौन कौन से दंड के सिद्धांत हमारे इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम दंड के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आता है डिटरेंट थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं साथियों, तो जो डिटरेंट थ्योरी होता है, डिटरेंट थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। फिर हम किसके बारे में बात करते हैं, हमारे पास प्रिवेंटिव थ्योरी आता है। क्या आता है साथियों, तो हमारे पास प्रिवेंटिव थ्योरी आता है। ये सब किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दंड के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, मीन्स की पनिशमेंट थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इन सभी टर्मिनोलॉजीज को मैं एक एक करके आपके सामने रखता जा रहा हूँ। जो डिटरेंट थ्योरी होता है साथियों, इसको हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको निवारणात्मक
सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसको? निवारण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो प्रिवेंटिव थ्योरी को हम जानते हैं साथियों, तो यहाँ पे निषेधात्मक सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब एक आता है हमारे पास जो सिद्धांत होता है, उसको रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको प्रतिकारात्मक सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसके बाद से जो लास्ट हमारे पास आता है साथियों, हमारे पास कौन सी थ्योरी आती है, जिसको हम लोग रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसको कि हम लोग सुधारात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपके जो इंडियन पिनल कोड है उसमें 6 प्रकार के पहले पनिशमेंट दिया करता था, लेकिन वहाँ पे एक प्रकार के पनिशमेंट को हटा दिया गया। अब आपके आईपीसी के अंतर्गत अगर आप देखते होंगे तो अगर कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलता होगा, किसी आयोग में आपको 6 प्रकार के पनिशमेंट के बारे में बताता है और कहीं पे आपको 5 प्रकार के पनिशमेंट के बारे में बताता है। और ये पनिशमेंट के बारे में आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है दोस्तों? तो जब आप सेक्शन नंबर 53 किसका पढ़ते हैं, जब इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 53 पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 कहते हैं, उसी के अंतर्गत सबसे पहला सेक्शन 53 नंबर सेक्शन में आपको बताता है पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट आपके पास 5 प्रकार के पनिशमेंटों के बारे में बताता है। पहला पनिशमेंट जो आपका होता है वो मृत्यु पनिशमेंट होता है। जो दूसरा होता है वो आजीवन कारावास होता है। तीसरा जो होता है उसको क्या कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको रिपील्ड कर दिया गया। कब से रिपील्ड कर दिया गया है तो साथियों, तो उसको 1949 के अंतर्गत उसको रिपील्ड कर दिया गया था। जो चौथा आपका कारावास होता है वो इम्प्रिजनमेंट होता है, और ये 2 प्रकार का इम्प्रिजनमेंट होता है, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है और दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। जो 5वां आपका होता है वो संपत्ति का संपहरण मीन्स की फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। और जो 6वां आपका होता है साथियों, ये फाइन होता है। तो अगर हम कहें कि आपके पास ओरिजिनली आईपीसी में कितने प्रकार के पनिशमेंट के बारे में बताया गया साथियों, तो ओरिजिनली अगर आईपीसी में देखेंगे तो आपके पास 6 प्रकार के पनिशमेंट बताया गया, लेकिन एक प्रकार के पनिशमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया। तो आयोग में कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ओरिजिनली इंडियन पिनल कोड में कितने प्रकार के पनिशमेंट है, तो ऑप्शन दे देता है, 5 भी दे देता है और 6 भी दे देता है। तो कभी कभी आयोग के द्वारा, जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब इनके द्वारा अब कौन सा माना जाता है, तो साथियों माना 5 ही प्रकार का जाता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं, तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास 5 प्रकार के पनिशमेंट है। और इसी 5 प्रकार के पनिशमेंट को हमको सेक्शन नंबर 53 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो साथियों ये भी आप लोगों ने देख लिया पनिशमेंट के सिद्धांत के बारे में, कौन कौन से पनिशमेंट आपके पास हैं, सारी चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। एक कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जहाँ से आपका क्वेश्चन बने और आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल ना कर पाएँ। साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी आपके पास आता है साथियों, वो होमोसाइड वाली आती है। अब होमोसाइड वाली भी थ्योरी आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होती है, क्योंकि यहाँ से भी बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी जाती है। अब होमोसाइड का मतलब क्या होता है साथियों, तो होमिसाइड का मतलब होता है आपराधिक मानववध। क्या होता है साथियों, तो होमिसाइड का मतलब होता है मानववध। और मानववध हम लोग कहाँ से देखते हैं साथियों, जब मानववध की हम बात करते हैं तो ये हमको देखने के लिए मिलता है चैप्टर नंबर 16 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ से 299 से आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग 299 में क्या देखते हैं, तो 299 में ही जो हमारा है मेन बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में हम लोग देखते हैं, सेक्शन नंबर 299 के अंतर्गत ही हम देखते हैं। फिर सेक्शन नंबर 300 में आगे चलते जाते हैं, हम देखते जाते हैं, मर्डर वगैरह के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है, कल्पेबल होमिसाइड आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे बंच दिया गया है और उन्हीं सब बंचों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम यहाँ पे बात करेंगे विधिपूर्ण मानववध क्या होता है और अविधिपूर्ण मानववध क्या होता है, मीन्स कि लॉफुल होमिसाइड किसको कहते हैं और अनलॉफुल होमिसाइड किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप एनालिसिस करिए कि आप जब होमिसाइड पढ़ते हैं, होमिसाइड मीन्स कि मानववध को जब आप पढ़ते हैं साथियों, तो होमिसाइड के अंतर्गत 2 प्रकार के होमिसाइड हो सकते हैं। अब कौन कौन से होमिसाइड हो सकते हैं, एक लॉफुल होमिसाइड हो सकता है, कौन हो सकता है साथियों, तो लॉफुल होमिसाइड हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक अनलॉफुल होमिसाइड हो सकता है। तो 2 प्रकार के होमिसाइड हो सकते हैं। सबसे तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा, अगर हम लॉफुल होमिसाइड की बात करते हैं साथियों, तो ये हमारा किस चीज़ में फॉल करता है। जब हम लॉफुल होमिसाइड की बात करते हैं, मीन्स कि जस्टिसिएबल और एक्सक्यूजेबल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जस्टिसिएबल और एक्सक्यूजेबल। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जस्टिसिएबल और एक्सक्यूजेबल। तो साथियों जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, किसका चैप्टर नंबर 4, जब हम इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर हमको जनरल एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। और जनरल एक्सेप्शन
सेक्शन के अंतर्गत ही कुछ सेक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, जो जस्टिसिएबल माने जाते हैं। अगर इस प्रकार में, अगर इस स्थिति में अगर आपने किसी का होमिसाइड भी कर दिया तो आपको क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये जस्टिसिएबल था, आपको इसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, जनरल एक्सेप्शंस का आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम स्पेसिफिकली सेक्शन की बात करते हैं जस्टिसिएबल सेक्शन में, तो जस्टिसिएबल सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन नंबर 76 आता है, सेक्शन नंबर 77 आता है, सेक्शन नंबर 78 आता है, सेक्शन नंबर 79 आता है, सेक्शन नंबर 81 आता है, सेक्शन नंबर 100 आता है और सेक्शन नंबर 103 आता है। ये साथियों किसके अंतर्गत आता है, तो ये सभी के सभी सेक्शंस जो होते हैं ये जस्टिसिएबल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहीं पे एक्सक्यूजेबल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो साथियों एक्सक्यूजेबल सेक्शंस के अंतर्गत सेक्शन नंबर 80 आ जाता है, सेक्शन नंबर 82 आ जाता है, 85 आ जाता है और 92 आ जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी एक्सक्यूजेबल सेक्शंस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, तो साथियों आप रेंज के साथ याद करिएगा, चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलता है। और चैप्टर नंबर 4 में कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 का ये रेंज दिया गया है। और इसी में दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक्सक्यूजेबल सेक्शंस कौन कौन से होते हैं और आपके पास जस्टिसिएबल सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो आपने इसको देख लिया। अब साथियों बात करते हैं अनलॉफुल होमिसाइड की, कि अनलॉफुल होमिसाइड किसको कहते हैं, कौन सा होता है अनलॉफुल होमिसाइड। साथियों जब हम अनलॉफुल होमिसाइड्स की बात करते हैं तो अनलॉफुल होमिसाइड के अंतर्गत क्या आता है, अनलॉफुल होमिसाइड की हम बात करते हैं तो अनलॉफुल होमिसाइड में सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 299 आता है। फिर हमारे पास कौन सा सेक्शन आता है, फिर हमारे पास सेक्शन नंबर 300 आता है, फिर हमारे पास सेक्शन नंबर 304A आता है, मीन्स की कैपिटल ए आता है। फिर हमारे पास कौन सा सेक्शन आता है, फिर हमारे पास अनलॉफुल में सेक्शन नंबर 305 आता है और 306 आता है। इस प्रकार के तमाम सेक्शंस और भी आते हैं जो कि अनलॉफुल होमिसाइड्स के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, डील किए जाते हैं। और ये हमारे आईपीसी के लिए और हमारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसीलिए एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने रखता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। तो आप इससे क्या करेंगे, आप एक आइडिया लगा लेंगे और रेंज के अकॉर्डिंग जब आपके एग्जामिनेशन में आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तो वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदा मिलता है। देखिएगा जब आप पेपर दे करके आएंगे तो आपको सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 4 से आपके पास बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे साथियों, चैप्टर नंबर 4 से। और ये चैप्टर नंबर 4 किसका है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये आईपीसी का है, इंडियन पिनल कोड के चैप्टर नंबर 4 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, अगर हम बता दें आपको कि आपके आईपीसी में सबसे ज़्यादा अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है, जिसमें जनरल एक्सेप्शन की बात नहीं, जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। और चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे तो जनरल एक्सेप्शन की बात की जाती है। ये जो आपका डील करता है, ये सेक्शन नंबर 6 से लेकर कैपिटल 52A तक डील करता है। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक डील करता है दोस्तों, तो ये जो डील आपका करता है सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में डील करता है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में इंडेक्स बेस्ड इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको भी लगेगा कि नहीं, ये सेक्शन अगर हम छोड़ करके जा रहे हैं, इस पर अगर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, खास करके आप जुडिशरी का भी पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे भी, यहाँ पे ये ऐसा जगह होता है जहाँ से बार बार क्वेश्चन रेज होते हैं। आपसे पूछ लेगा ऑफेंस कहाँ दिया गया, मैन एंड वुमेन का डेफिनेशन आपसे कहाँ दिया गया, पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया गया है, कोर्ट कहाँ दिया गया है, जज कहाँ पे डिफाइन किया गया, इंडिया कहाँ पे डिफाइन किया गया। ये सारे डेफिनेशन क्लॉजेज होते हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने के लिए मिलते हैं इंडियन पेनल कोड में, और ये सभी जगहों से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में, तो यहाँ पे हमको क्या बात करता है, यहाँ पे तथ्य की भूल के बारे में हमको बात करता है, फिर विशेषाधिकार के अंतर्गत किए गए कृत्यों के बारे में बात करता है, फिर दुर्घटना के बारे में बात करता है, फिर हमको मैकनॉटन रूल हमको देखने के लिए मिलता है, डॉली कैपेक्स हमको देखने के लिए मिलता है, डॉली इन कैपेक्स हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। साथियों अब हम थोड़ा सा जनरल एक्सेप्शंस के बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेंगे। फिर जब हम आपको बताएंगे कि हाँ, जो वन लाइनर मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे, और जब आप कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा यहाँ पे और भी बढ़ जाएगा। अगर हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं साथियों, हमारे पास जगह की कमी है थोड़ा सा, तो हम जीई की बात करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास एक्सक्यूजेबल डिफेंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्यूजेबल डिफेंस होते हैं साथियों, और साथ ही साथ हमारे पास जस्टिसिएबल डिफेंस
डिफेंस भी होते हैं। क्या होते हैं? जस्टिफिएबल डिफेंस भी होते हैं। अगर हम एक्सक्यूजेबल डिफेंस की बात करते हैं तो ये हमको कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो ये एक्सक्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक्सक्यूज़ की बात होती है, ये 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 95 के बीच में डील करता है। और जस्टिसिएबल डिफेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जस्टिसिएबल की बात करते हैं तो 96 से लेकर के 106 के बीच में दिया होता है। और ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिफिएबल डिफेंसेस कहाँ पे आपको डिफाइन किया गया, किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के बीच में, और एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस आपको कहाँ पर डिफाइन किया गया। साथियों, जब हम एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस की बात करते हैं तो एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस के अंतर्गत आपका सेक्शन नंबर 76 आ जाएगा, सेक्शन नंबर 79 आ जाएगा आपका, फिर सेक्शन नंबर 80 आ जाता है, 81 आ जाता है, फिर 82 आ जाता है, 83 आ जाता है, 83 आ जाता है। ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी के सभी आपके एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस होते हैं। साथियों, एक बार मैं एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस को पूरा मैं लिख देता हूं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप भी अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। किसकी बात करते हैं? एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस में। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस में सेक्शन नंबर 76 आ जाता है, सेक्शन नंबर 79 आ जाता है, 77 आ जाता है, 78 आ जाता है, 80 आ जाता है, 81 आ जाता है, 82 आ जाता है, 83 आ जाता है, 84, 85, 86, 87 से लेकर के 91 तक आ जाता है। साथ ही साथ इसमें 93 भी आ जाता है, 94 भी आ जाता है और 95 भी आ जाता है। ये सभी के सभी कौन से सेक्शंस होते हैं? तो साथियों, ये सभी को एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस के अंतर्गत डील किया जाता है। और ये एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं कि किसको हम लोग एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। अब साथियों, एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस को आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन सा डिफेंसेस अब हमारे पास बचा है। अब हमारे पास जस्टिफिएबल डिफेंसेस बचा है कि जस्टिफिएबल डिफेंसेस के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, जिसमें शरीर एवं संपत्ति के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ से कहाँ तक? 96 से लेकर के 99 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। शरीर एवं संपत्ति के विरुद्ध अगर कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है तो ये क्या होगा? ये जस्टिफिएबल डिफेंसेस के अंतर्गत आते हैं। शरीर की आत्मरक्षा संबंधी उपबंध हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो हमको सेक्शन नंबर 97 के प्रथम खंड में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो सेक्शन नंबर 97 के प्रथम खंड में। और ये जस्टिफिएबल के अंतर्गत आता है। कौन कौन आता है? सेक्शन 100 आता है, 102 आता है और 106 भी आता है। ये किसके अंदर? जस्टिफिएबल डिफेंसेस के अंतर्गत। और संपत्ति की रक्षा संबंधी उपबंध हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो धारा 103 में और 105 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। 103 में और 105 के अंतर्गत ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी जस्टिफिएबल डिफेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, जो भी पॉसिबल चीज़ें थी वो सभी पॉसिबल चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे बताने का भरपूर प्रयास किया, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन क्या होगा? आपका गलत नहीं होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब जब पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी मिस्टेक कर ही देता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मिस्टेक करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा और मिस्टेक मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। अब साथियों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट हमारे पास कैसा कैसा पनिशमेंट होता है, किस किस प्रकार का पनिशमेंट होता है? तो साथियों, आप लोगों ने सेक्शन नंबर 53 में ऑलरेडी डील ही कर लिया है कि डेथ पनिशमेंट के बारे में हम बात करते हैं। किसके पनिशमेंट के बारे में हम बात करते हैं साथियों? तो जो सेक्शन नंबर 53 है हमारा इंडियन पिनल कोड का, किसका? सेक्शन नंबर 53 है इंडियन पिनल कोड का। ये किस चीज़ की बात करता है? ये डेथ पनिशमेंट की बात करता है। फिर हमारे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। फिर हमारे इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। इसमें 2 प्रकार के इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है और रेगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखने के लिए मिलता है। और फिर हमारे पास फाइन आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हो गया और इसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ हम क्या करेंगे? हम अपने वन लाइनर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा वन लाइनर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि इंडियन पिनल कोड क्या है? ये 1860 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। अभी एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। आप सभी चीज़ों को बस बैठ करके ऑब्जर्व करिएगा। अगर हो सके तो एक नोटबुक रखे रहिएगा। बस आप अपने बेयर एक्ट में थोड़ा थोड़ा चाहें किसी भी वाइट पेपर पे आप लिखते रहेंगे तो आपका ये क्लियर होता चलेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट जो किया गया था वो इसका हेड कौन था? तो साथियों, अगर इसके हेड की बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले साहब को इसका हेड बनाया गया था। और लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा ही क्या किया गया था? इंडियन पिनल कोड को बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मैकाले साहब ही यहाँ पे नहीं थे साथियों, 3 लोग और भी थे, इसके सदस्य थे। मैक्लियोड, मेलट और एडरसन, ये भी 3 लोग इसके क्या थे? इसके मेंबर थे। और कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके पूछ दिया जाता है कि जो लॉर्ड मैकाले साहब थे ये क्या थे? ये तो अध्यक्ष थे,
लॉर्ड मैक्लियोड, मेलट और एडरसन, ये सब क्या थे? तो ये लोग मेंबर के तौर पे हमारे इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्टिंग करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट वन लाइनर जो हमारा बन रहा है साथियों, ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि 1 जनवरी 1862 है। जो हमारा 1860 का आईपीसी है, इसको लागू करने की हमारी डेट कौन सी है? तो साथियों 1 जनवरी 1862 होती है। और ये हमको गीता के तौर पे हमको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपराधिक मन स्थिति एवं आपराधिक कार्य अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व होते हैं। जो आपराधिक मन स्थिति होता है, जो मैंने आपको इंटेंशन बताया था, फिर उसके बाद से प्रिपरेशन बताया था, फिर उसके बाद से अटेम्प्ट बताया था, अटेम्प्ट के बाद आपको क्या मिलेगा? कंक्लूजन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसी सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कर आपराधिक मन स्थिति एवं आपराधिक कार्य अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व होते हैं। आप देखते चलिए किस किस एग्जामिनेशन में कहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी के आधार पे हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे रेंडमली पूछ देता है कि क्या हेतु अपराध का आवश्यक तत्व होता है? तो जी बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो सामान्यतः हेतु होता है ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता है। और ये इस प्रकार के एमसीक्यू सेशन मैं कराऊंगा, और उस एमसीक्यू सेशन में ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है एक लैटिन मैगजीन दिया है, और लैटिन मैगजीन से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। कह रहा है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेटरिया के बारे में बात कर रहा है। भाई देखिए यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, दिए वाले में कह रहा है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेटरिया से तात्पर्य है बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। किसकी बात कर रहा है? कि बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध यहाँ पे किया नहीं जा सकता है। आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है हार्डिंग बनाम प्राइड का वाद दुराशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो साथियों सिर्फ और सिर्फ आप वन लाइनर पे ध्यान देते रहिए। वन लाइनर आपको कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लगा ही देगा, और वन लाइनर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि आप क्या करेंगे, पूरे बेयर एक्ट को रीड आउट करेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं एलएलबी के दरमियान आईपीसी को डील किया होगा, और बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं आपको पॉलिश करते हुए चल रहा हूँ, एक एक चीज़ को यहाँ पे पॉलिश करते हुए चल रहा हूँ, और आप इसको देखते रहिए। हार्डिंग बनाम प्राइस का वाद दुराशय से संबंधित है। किससे संबंधित होता है साथियों? तो ये दुराशय जो मेंजरिया होता है, ये मेंजरिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट कर रहा है एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, इसको क्या कहा जाता है? अपराध किया जाता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो साथियों ये ऑस्टिन महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। अपराध एक ऐसा कृत्य को कहते हैं जो विधि द्वारा वर्णित एवं समाज की नैतिक संवेदनाओं दोनों के विरुद्ध होता है, और ये किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो ये स्टीफन महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट कर रहा है प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। क्या माना जाता है? जो मेंजरिया होता है, हम बात करते हैं दो रियाज की, एक एक्टस रियाज होता है और एक मेंजरिया होता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? दुराशय मेंजरिया अंतर्निहित माना जाता है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन था किस चीज़ को करने के लिए, इस ऑफेंस को करने का उस व्यक्ति के अंतर्गत इंटेंशन था, जब तक कि इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा संविधि भी भाषा से सिद्ध न कर दिया जाता हो। न्यायालय द्वारा यह मत सिराज बनाम डी रूट एजेंट के बाद में न्यायालय राइट के द्वारा ये मत व्यक्त किया गया था। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। कह रहा है अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ये सभी को पता है कि अपराध जो होता है वो अवैधानिक कृत्य होता है। अगर अवैधानिक कृत्य नहीं होता तो उसके लिए किसी भी प्रकार का पनिशमेंट आपको इम्पोज नहीं किया जा सकता है। अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? अपराध के अगर आपसे चरण पूछें कि आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो अपराध के आवश्यक तत्वों में के अंतर्गत सबसे पहले मानव होता है। मानव क्या करता है? मानव के अंतर्गत दुराशय आता है, मीन्स कि उसका मेंजरिया होता है किसी चीज़ को करने के लिए, फिर आपराधिक कृत्य करता है, और आपराधिक कृत्य को क्या कर देता है? वो क्षति के रूप में बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन ऑस्टिन महोदय के द्वारा कहा गया है। मेंजरिया अपराध का आवश्यक तत्व होता है। मेंजरिया के बिना कोई अपराध हो ही नहीं सकता है, और ये बात आप देख सकते हैं एमपी एचजीएस के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। कह रहा है आर बनाम प्रिंस के बाद में जस्टिस वेलबर्न जज द्वारा निर्णित किया गया था। आर बनाम प्रिंस का मामला किसके द्वारा निर्णित किया गया था साथियों? तो जो ब्लैकबर्न साहब थे, इसी ब्लैकबर्न साहब के द्वारा इसको आर बनाम प्रिंस के मामले को डील आउट किया गया था। द्विविवाह के अपराध में आपराधिक मन स्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं होता है। इसमें एक जो आपराधिक मन स्थिति होता है, जो मेंजरिया होता है, इसके अंतर्गत आवश्यक तत्व के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या द्विविवाह में
जो मेंजरिया होता है ये आवश्यक तत्व होता है, तो जी बिल्कुल आवश्यक तत्वों के अंतर्गत नहीं होता है, आप लोगों ने देख लिया। नाथूलाल बना मध्य प्रदेश राज्य के वाद में दुराशय को अपराध के एक आवश्यक अंग में माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? अपराध के एक आवश्यक अंग के अंतर्गत इसको माना जाता है। किस केस के अंतर्गत? तो नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश के राज्य के अंतर्गत। आर बनाम प्रिंस के अगर मामले को हम डील करते हैं साथियों, तो कह रहा है आर बनाम प्रिंस के वाद में प्रिंस को दंडित करने का आधार प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था, इसीलिए आर बनाम प्रिंस के केस में प्रिंस को क्या किया गया था? यहाँ पे दंडित किया गया था। नेक्स्ट वन लाइनर कह रहा है को जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, और ये साथियों बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपका एक इलस्ट्रेशन भी है। जब आप आईपीसी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये इलस्ट्रेशन है, उसी इलस्ट्रेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। को जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह दिल्ली में विचारित होकर दोष सिद्ध किया जा सकता है। जहाँ उसको पहले पकड़ा जाएगा वहीं पर उसको क्या किया जाएगा? उसका विचारण, उसका ट्रायल चलाया जाएगा। नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट वन लाइनर में यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द का घोतक है कोई मानव नर जो किसी भी आयु का हो। यहाँ पे पुरुष के अंतर्गत महिला भी शामिल होती हैं, जो कि सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, और इसको जो हम चैप्टर नंबर 2 के नाम से जानते हैं, और ये हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन होता है। ये क्या होता है? जनरल एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि सेक्शन नंबर 6 से लेकर के 52 कैपिटल ए तक आपको दिया होता है। ये बार बार मैं आपको चीज़ें बताता चलूंगा जिससे कि आपका दिमाग में क्लियर रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत विधायक लोक सेवक नहीं है। इसके अंतर्गत जो विधायक होता है उसको लोक सेवक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। साथियों जब हम सेक्शन नंबर 21 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। अब किसको किसको हम लोग पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत देखते हैं, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। वहाँ पर हमारे पास एक टेबल, एक चार्ट दिया होता है, उसमें हम देख लेते हैं कि क्यों कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट होते हैं और कौन कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक शब्द में परिभाषित किया गया। धारा 21 के अंतर्गत क्या किया गया? लोक सेवक को मींस की पब्लिक सर्वेंट को वहां पे परिभाषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया। क्या साथियों? तो धारा 22 को अगर हम देखते हैं तो वहां पे चल संपत्ति को हमको परिभाषित देखने के लिए मिलता है, उसका डेफिनेशन क्लॉजेज हमको वहीं पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि शब्द को परिभाषित किया गया, और ये कहाँ किया गया? धारा 23 के अंतर्गत रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है सदोष अभिलाभ से अभिप्रेत विधि साधनों द्वारा ऐसे संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। सेक्शन नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में कूटकरण को परिभाषित किया गया। अब साथियों कूटकरण से क्या तात्पर्य होता है? कूटकरण से मतलब होता है काउंटरफीट, मीन्स कि हू बहू उसी के जैसा क्या करना, उसको बना देना से तात्पर्य है। को नेक्स्ट को बात करता है धारा 29 में यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स के बारे में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया। कहाँ पे? 29 में। और 29 में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट की बात की जाएगी वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात की जाएगी। और ये कब से किया जाएगा? तो साथियों आप सभी को पता है सन 2000 में हमारे पास IT एक्ट आया था। IT एक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने के बाद से इसको क्या किया गया था? यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड कर दिया जाता है। किसी बीमाकृत पार्सल की डाक की रसीद मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपको दे करके पूछ सकता है कि किसको हम लोग वैल्यूएबल सिक्योरिटीज, किसको मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत हम रखते हैं? तो साथियों जो बीमा का डाक रसीद होता है ये हमारे लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटीज के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। आप सभी क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन के एक लेवल होंगे, क्वेश्चन के एक अंडरस्टैंडिंग होगा, और वही सब क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं घूम फिर करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है अपराध विधि का सामान्य आशय का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में निहित है। साथियों जब हम धारा 34 की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है? धारा 34 अपने आप में समंदर है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कॉमन इंटेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? तो धारा 34 को हम लोग कॉमन इंटेंशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना बने ये बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा जगह है होता है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार आपके एग्जामिनेशन में कहीं का भी आप एग्जामिनेशन देते हो जहाँ पे इंडियन
पेनल कोड पूछता है वहाँ पे सेक्शन नंबर 34 से और सेक्शन नंबर 149 से क्वेश्चन पूछना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये कॉमन इंटेंशन को डील करता है और ये कॉमन ऑब्जेक्ट को डील करता है। ये कॉमन इंटेंशन को डील करता है और ये कॉमन ऑब्जेक्ट को डील करता है। इसमें ऑन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशंस की बात करते हैं। और जब हम यहाँ पे इन दोनों सेक्शंस को एक साथ अगर हम रख करके ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो साथियों ये केस लॉ बेस्ड हमारे पास सेक्शन होता है। ये अकेले कहीं लागू नहीं होता है। जो सेक्शन नंबर 34 होता है वो अकेले कहीं लागू नहीं होता है। ये अकेले लागू होने वाला सेक्शन ही नहीं है सेक्शन नंबर 34। इसके साथ ये किसके साथ लागू हो सकता है? जैसे 302 का अगर कोई मुकदमा है तो 302/34 उसके साथ लागू हो सकता है। ये वहाँ पे लागू होने वाला। अब जो आपके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से सेक्शन नंबर 34 से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे पूछे जाएंगे केस लॉ। और केस लॉ कौन कौन सा आता है? इसके लिए सबसे पहला केस आपके पास बारेंद्र कुमार बोस वर्सेस किंग एम्परर का मामला आता है, जिसको कि हम लोग पोस्ट मास्टर केस नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, पहला केस। दूसरा केस आता है हमारे पास महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का मामला आता है, जो कि सेक्शन नंबर 34 से डील करता है। और साथियों इसको हम लोग इंडस रिवर केस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है साथियों सेक्शन नंबर 34 से, वो जीएम देसाई का केस आता है। और जीएम देसाई का केस भी आपका किस चीज़ से डील करता है? तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन से हमारा डील करता है। फिर हमारे पास ऋषि देव पांडे का भी केस आता है, जो कि सेक्शन नंबर 34 से डील करता है। तो साथियों सेक्शन नंबर 34 की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये अपने आप में समंदर का काम करता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है आपराधिक विधि का सामान्य आशय का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत निहित है। जब कोई आपराधिक कार्य कोई अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने या अपने सामान्य आशय को अग्रसर में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व उस प्रकार का मानो उसने अकेले ही उस कार्य को किया है। अब आप इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए, कितने एग्जामिनेशन में कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे देखिए केस लॉ जो नहीं लिखा गया था वो केस लॉ को मैंने बता दिया है, आगे शायद केस लॉ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्स एंड वाई गो टू द मर्डर जेड। X stood on guard with the spear in the hand but did not hit Z at all. Y kill Z. X and Y both are liable for the murder. मीन्स की कहा जा रहा है अगर सिर्फ और सिर्फ कोई गार्ड के तौर पे भी खड़ा होकर के किसी चीज़ को वॉच कर रहा है तो वो भी सेक्शन नंबर 34 के अंदर बुक किया जाएगा और माना जाएगा कि उसका भी यहाँ पे क्या रहा था, उसका भी यहाँ पे कॉमन इंटेंशन था। यहाँ पे आपने महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का मामला मैंने आपको बताया, ये आप देख लीजिए। के बाद में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय के मध्य अंतर को स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस केस में इसको किया गया था, सामान्य आशय और समान आशय को डिफरेंस किया गया था। तो ये महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का मामला था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए अभियोजन को सामान्य आशय साबित करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है? सामान्य आशय को साबित करना होता है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य आशय का सिद्धांत तब लागू होता है जबकि कम से कम 2 व्यक्ति लिप्त हों, तभी यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का होता है, वरना नहीं होता। अकेले आदमी कॉमन इंटेंशन नहीं कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। आपके एग्जामिनेशन में यही आएगा, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल each such person is liable for this act in the same manner as if it were done by himself alone। ये माना जाएगा कि सभी व्यक्ति के द्वारा खुद से ही वो कार्य किया गया है। जब हम सेक्शन नंबर 34 को हम पढ़ते हैं तब। नेक्स्ट कर रहा है क और ख दोनों गौ की हत्या करने जाते हैं। क हाथ में भाला लिए चौकन्न खड़ा रहता है, वह गौ पर कोई वार नहीं करता है। ख गौ को मार डालता है। गौ की हत्या क और ख के दोनों दोषी यहाँ पे माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामान्य आशय। सामान्य आशय का अर्थ है सभी द्वारा आशय में एक समान भागीदारी होना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को सामान्य आशय के अंतर्गत रखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का वाद सिंधुवादी के मीन्स की इंडस वैली रिवर केस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। फिर हमने इस केस को भी बताया था वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर का मामला, जिसको कि हम लोग पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जानते हैं। और ये भी आपके सेक्शन नंबर 34 के सेक्शन नंबर 34 के लिए रेलिवेंट क्विज लॉ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में क्या डिफाइन किया गया? तो यहाँ पे धारा 40 के अंतर्गत ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और ऑफेंस आप CRPC में देखेंगे तो सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज N के अंतर्गत आपको वहाँ पे भी ऑफेंस देखने के लिए मिलेगा जब आप ICRPC को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट वन लाइनर कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में सद्भावना शब्द को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया है? तो सद्भावना शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि आजीवन निर्वसन दंड को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। इसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। हमारे पास जो नेक्स्ट केस लॉ आता है वो आ रहा है
है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला। और जब बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले को हम यहाँ पे डील करते हैं तो कह रहा है कि बाद में यह निर्णय दिया गया है कि मृत्युदंड विरल से विरल मामले में ही दिया जाना चाहिए। जो हम लोग बच्चन सिंह के केस को देखते हैं तभी बच्चन सिंह के केस में हमको देखने के लिए मिलता है कि जो मृत्युदंड होता है वो विरल से विरल ही मामले में दिया जाना चाहिए। जो साथियों रेयर ऑफ द रेयरिस्ट का मामला आपको देखने के लिए मिलता है, ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि कहा जाता है कि किसी सामान्य मामले में आप क्या कर सकते हैं, डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर वहाँ पे रेयर ऑफ द रेयरिस्ट का मामला उत्पन्न होता है तभी आप दे सकते हैं। आजीवन कारावास की अवधि मृत्यु तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? मृत्यु तक होती है। नेक्स्ट करा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया, जो कि मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड तो 6 है लेकिन 5 प्रकार के दंडों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। काला पानी का दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है, इस प्रकार का कोई दंड देने की नहीं है। नेक्स्ट करा है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 55 के अंतर्गत होता है। अगर हम लघुकरण की बात करते हैं तो धारा 55 के अंतर्गत हम डील करते हैं। नेक्स्ट करें आजीवन कारावास के दंडादेश को समुचित सरकार मीन्स कि 14 वर्ष के कारावास में लघुकृत कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो 14 वर्ष के लिए यहाँ पे कम्यूटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जबकि ऐसा कोई राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह रकम असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगा। ये बात क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल हो सकता है, मीन्स कि एक्सेसिव हो सकता है, लेकिन अब ये नहीं कि वो गरीब आदमी है अब उसके ऊपर इतना ज़्यादा हमने पेनाल्टी डाल दिया है कि वो बेचारा दे ही ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को 5 वर्ष मीन्स कि 5 वर्ष के कारावास से एवं 10,000 के रुपए से दंडित किया है। इस धारा के अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कारावास 21 माह तक दे सकता है। और ये आप MP जे के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि को 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल कार्य दंड से दंडनीय अपराध में अर्थ दंड का अदा न करने पर कारावास साधारण होगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर आपने जो फाइन है उसको नहीं पेमेंट किया है तो इसमें क्या होगा? कारावास जो होगा आपका सादा होगा। ऐसे कारावास के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो तब अर्थदंड देने में व्यतिक्रम होने की दशा में कारावास साधारण यहाँ पे माना जाएगा कि ये कारावास आपका किस प्रकार का है? तो साधारण कारावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो साथियों एकांत अगर सोलेटरी कन्फाइनमेंट की हम बात करते हैं जो कि सेक्शन नंबर 73 से हमको लेकर के 74 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 73 में कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट के बारे में डिफाइन किया गया और लिमिट ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट हमको सेक्शन नंबर 74 में देखने के लिए मिलता है। और अधिकतम जो कारावास होता है सोलेटरी कन्फाइनमेंट ये 3 मास का हो सकता है। नेक्स्ट कर रहा है, जब को य को पीट रहा था म हस्तक्षेप करता है तब क को पीटता है। क म पर किया गया प्रहार उस कार्य द्वारा भाग नहीं है जिसके द्वारा को का स्वेच्छा उपहति कारित करना है। इसलिए को स्वेच्छा कारित की गई उपहति के लिए दंड से और मोह पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। इस प्रकार का यहाँ पे बताया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एवं 74 क्रमशः एकांत परिरोध की परिसीमन की प्रावधान करती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति की कार्यवाही यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति का कार्य आपराधिक हो और वह कथित कार्य भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों के अंतर्गत आता हो तो उसके लिए व्यक्ति कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, एक्स एक अच्छा तैराक है। वह एक 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते हुए देखता है। वह उस बालक को डूबने से बचा सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बालक को डूब गया। एक्स ने कोई अपराध नहीं किया। ये आपको सोच करके बड़ा दंग रह गए होंगे कि अभी ये यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया। हाँ दोस्तों, ये सही है कि किसी प्रकार का इसने अपराध नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए? तो भूल जो होना चाहिए वो तथ्य से संबंधित होना चाहिए। फिर से यहाँ पे ये रॉन्ग लिख दिया है। यहाँ पे होगा इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सोक्वेटस का मतलब होता है विधि की भूल प्रति हेतु नहीं है, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है, ये किसी प्रकार का अपवाद को नहीं अपने पास रखता है।
फिर देखते हैं सेक्शन नंबर 76 में। सेक्शन नंबर 76 में कहता है, सेक्शन नंबर 76 आईपीसी प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और who by reason of mistake of fact in good faith believes himself to be bounded by to do it के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, जब मतत्ता अनैच्छिक हो तब वो किसी अपराध के विरुद्ध सदैव बचाव होता है। क्या होता है साथियों? तो ये एक बचाव के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अधीन तथ्य की भूल के लिए विश्वास तथा तथ्य अथवा विधि की भूल के कारण का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अभियुक्त ने एक बैलगाड़ी को रोकने में पुलिस की सहायता की जिसमें सद्भावनापूर्वक यह विश्वास किया जा रहा था कि उस तस्करी का चावल ले जा रहा था, परंतु अंत में उसका संदेह झूठा साबित हुआ। अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत संरक्षित उसको प्राप्त है। इस प्रकार का वहाँ पे इसको एक्सक्यूज यहाँ पे दिया जा सकता है कि आपने क्या किया, आपने गुड फेथ में वहाँ पे आपने उसको रोका था। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 77 में यह वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत संरक्षित होता है। किसके अंतर्गत साथियों? तो धारा 78 के अंतर्गत उसको संरक्षण यहाँ पे प्रावधान मिलता है। और आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने आईपीसी का रख रहा हूँ साथियों, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी क्वेश्चन सभी रेलेवेंट होंगे। और आईपीसी से अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाएंगे। कह रहा, एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है। कामगार का कृत्य आकस्मिक था इसलिए वह यहाँ पे दोषी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, क ऐसे स्थान पर जहां बच्चे खेल रहे थे कुल्हाड़ी से काट रहा था, कुल्हाड़ी छलक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करने का दोषी यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, क सावधानीपूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उससे निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति ख उससे मारा जाता है। कौन ने कोई अपराध नहीं किया, क्यों यहाँ पे उसने कार्य जो भी किया था वो ड्यू केयर एंड अटेंशन के अंतर्गत वो रह करके कार्य कर रहा था। आर बनाम डंडले एवं स्टीफन का वाद वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित यहाँ पे ये अपवाद इस एक्ट को माना जाता है, इस केस लॉ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, आत्म परीक्षण एक अतिरिक्त आवश्यकता है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य अपवाद के रूप में माना जाता है और इसको इंग्लिश में डोली इन कैपेक्स के रूप में भी हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 82 को और 83 को अगर हम बात करते हैं तो डोली कैपेक्स के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा विधि की उपधारणा के अधीन अपराध करने में अक्षम डोली इन कैपेक्स होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक शिशु अपराध कारित करने में सक्षम तब माना जाता है जब वो 7 से अधिक परंतु 12 से कम उम्र का होता है। तो यहाँ पे देख रही है कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्टर्ड अगेंस्ट हिम विल एंड नॉलेज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, उन्मुत्तता किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षम होता है। नेक्स्ट कर रहा है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों ए ने अपराध नहीं किया? क्योंकि भाई ऑर्डर आया है, अब उसके बड़े ऑफिसर का ऑर्डर आया और तो बड़े ऑफिसर का ऑर्डर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे उसको फॉलो करना होगा और ये जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत ये फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार आत्म सुरक्षा के प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति पर आधार पर होगा। नेक्स्ट कर रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतीक्षा का आधार है परंतु प्रतिशोध लेने का अधिकार यहाँ पे नहीं उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कर रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध हो सकता है, चाहे वो पागल हो या शिशु होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का हम अधिकार यहाँ पर ले सकते हैं, आरपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। नेक्स्ट कर रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध यहाँ पे होता है। नेक्स्ट कर रहा है, यह पागल के ऊपर में को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार यहाँ पे वो स्वयं यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, वह जो विकृत चित्त का व्यक्ति है अ को मार डालने का प्रयास करता है और आत्मरक्षा में ब को मार डालता है,
न तो अ का कृत्य अपराध है और न ही ब का। यहाँ पे न तो अ का कृत्य अपराध है न ही ब का कृत्य अपराध है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 के अंतर्गत निबंधनों के अधीन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है को अपने मकान में रात्रि में घुसता है जिसमें घुसने का वो विधित अधिकारी होता है। जाहिर सी बात है, मेरा मकान है तो मैं अपने मकान में घुसने का विधित अधिकारी हूँ। आगे कह रहा है ख सद्भावना में क को गृह भेद समझकर मीन्स की चोर समझकर क पर आक्रमण करता है। क अपना प्रतिरक्षा में ख पर आक्रमण करता है और उपहति कारित करता है। यहाँ पर जो क है, ख के विरुद्ध शरीर के व्यक्तिगत निधि प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि कि ख ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया, इस प्रकार कोई भी अपराध यहाँ पे नहीं माना जाएगा और आपका ये जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत फॉल कर जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अमजद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दंगाइयों ने अभियुक्त की दुकान पर आक्रमण किया, दरवाजा तोड़ दिया गया और लूटपाट कर रही अभियुक्त को गोली चलाई जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी निर्धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का यहाँ पे अधिकार यहाँ पे शामिल था। संश्रय, जिसको कि हम लोग साथियों क्या कहते हैं, संश्रय को हम लोग हार्बर कहते हैं और हार्बर आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, सेक्शन नंबर 52 कैपिटल ए के अंतर्गत आपको हार्बर देखने के लिए मिलता है। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट सेक्शन होता है हार्बर। नेक्स्ट कर रहा है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसे आसन्न खतरे का जो कि उसके द्वारा सृजित नहीं है, एकमात्र सामना करने की तुरंत आवश्यकता होती है। यह लक्ष्मण बनाम उड़ीसा राज्य के मामले के बाद में ये धारित ये बात किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहा है कि अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा, परंतु उसका ससुर ब को उसके पति के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई स ने पर चाकू से एक प्रहार किया जिससे की मृत्यु हो गई। को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, अतः वह किसी भी अपराध के लिए दोषी यहाँ पे नहीं माना जाएगा क्योंकि वो किसी दूसरे के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पे क्या कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। विकृत अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पर बचाव संबंधित सिद्धांत मैकनाटन का वाद हमको देखने के लिए मिलता है और मैकनाटन रूल के अंतर्गत ही सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में यहाँ पे हमको देख रहे हैं आगे। मैकनाटन का वाद पागलपन उन्मुत्तता से संबंधित है। इस वाद में चिक विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट कर रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का प्रावधान मैकनाटन नियम के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्यों को अपराध नहीं माना जाता है। पागल व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का वाद मद्यपान पर एक सूचक निर्णय है, एक ये लीडिंग केस माना जाता है। कौन, बीबीडी मीन्स की पीपीपी वासुदेव वर्सेस पेप्सू वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का मामला यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, को एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष को है मामूली सजा देता है। इस मामले में को भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। क्या कर सकता है साथियों, तो बचाव का यहाँ पे दावा कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब क्या होता है साथियों, तो बिना इच्छित विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। अगर मान लीजिए कि आप किसी को एक झापड़ मार देते हैं तो अब क्या कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत जा करके आप केस कर सकते हैं। इसी को लैटिन मैगजीन में डिमिनस नॉन क्यूरेट लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक होता है यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार का प्रयोग करने का अवसर आता है। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट कह रहा है साथियों, यहाँ पे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होती है यदि किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला हो तो इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे दिया है और करके कह रहा है, ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि हमले का परिणाम क्या होगा, घोर उपहति ही होगा। आपराधिक बल प्रयोग करने के इरादे से किया गया हमला गर्भपात कारित करना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क जो है पति एवं ख पत्नी के बीच जुबानी गहमागहमी हुई। क ने पति को पटक दिया, क ने पत्नी को पटक दिया और हाथ से एक चाकू लेकर के उसके सीने पर बैठ गया। देखिए ये सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। उसे शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ पास में ही खेत में काम कर रही थी।
काम कर रहे थे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। खो ने चाकू छीन लिया और को जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर खो ने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्ण मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है। यदि घटना अपराध की मृत्यु कारित करने की जाएगी, ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का प्रावधान हमको दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट या युक्त आशंका पैदा होती है, और यह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की स्थिति ऐसी आशंका बनी रहती है, तब तक ये बना रहता है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चालू रहता है, जब तक आपके शरीर पे जान से मारने की खतरा होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 101 में व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़ करके अन्य कोई भी उपहति करने तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है, गृह अतिचार के अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। कहाँ तक नहीं होता है साथियों? तो मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है, और यह जानते हुए कि उसके पति बो ने हत्या की है, बो को वैध दंड से प्रतिछापित करने के लिए जाते हुए छिपा लेती है और संशय देती है, उसका उत्तरदायी होगा। तो ये यहाँ पे अगर पत्नी है, अगर अपने पति को छुपा लेती है, तो यहाँ पे वो किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में दहेज डेथ को उपबंधित किया गया। नेक्स्ट कर रहा है, ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या की योजना बनाते हैं, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए दोषी होंगे, जो कि सेक्शन नंबर 120A और 120B के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलेगा। विधि विरुद्ध जमाव, दंगा एवं डकैती में न्यूनतम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि लूट में एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। अपहरण, अबडक्शन कंटिन्यू रहने वाला अपराध के अंतर्गत आता है और ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, ए एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिससे हत्या की पकड़ लेता है। ए ने कोई अपराध यहाँ पे नहीं किया है। नेक्स्ट कह रहा है, ए भारत में बी को, जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, बी हत्या कर देता है। इस मामले में ए हत्या के अपराध का दोषी यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। बी के कब्जे की संपत्ति पर ए चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने बी के द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में बी को उपहत करने के लिए अपने पास रखता है। ए द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 382 में परिभाषित किया गया। चोरी चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। किसके विरुद्ध अपराध होता है साथियों? तो चोरी जो होता है वो चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है। कोई विवाहित व्यक्ति जारकर्म का अपराध करता है यदि वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला से मैथुन करता है। तो नेक्स्ट कर रहा है, ए एक बक्से में जो कि बी का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वो उस बक्से में पाए जाने और इसे परिस्थिति में बी को चोरी का दोषी ठहराया जाएगा। ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत अपराध किया है। नेक्स्ट कर रहा है, एक्स हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। वाई की उस गाड़ी से मर जाता है। एक्स ने किस प्रकार का अपराध किया? अपराध के लिए यहाँ पे दोषी होगा। और जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 86 संवैधानिक स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। ये साथियों आज मैंने आपके सामने पार्ट फर्स्ट लेकर के आया हूँ। पार्ट सेकंड में आप लोगों का अगर पॉजिटिवली कमेंट आता है तो मैं पार्ट सेकंड भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें कि और भी जो भी बचे हुए हमारे सेक्शंस हैं जो कि हमारे आईपीसी से इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उन सभी सेक्शंस को मैं एक जगह इनकॉर्पोरेटेड कर रहा हूं और वो सभी चीज़ों को मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। साथियों सिर्फ इस सेशन को इतना ही नहीं रखेंगे, इस सेशन में और थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। साथियों जब हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की, तो इंडियन पिनल कोड में हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि 511 सेक्शंस के बारे में हमको बात करता है। और जो 511 सेक्शंस हमको बात करने के लिए मिलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट जो होता है साथियों वो चैप्टर नंबर 2 हमारा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मैं पेज ले लेता हूँ। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी? चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास पूरा का पूरा जनरल एक्सप्लेनेशन आता है। और जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत जो भी यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हो जाते हैं, जिसमें कि हम लोग को डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है, हमको सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन
वंस एक्सप्लेंड देखने के लिए मिलता है, जेंडर हमको देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 9 में नंबर देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 10 में मैन एंड वुमेन देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 11 में पर्सन देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 12 में पब्लिक देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 13 जो है आपका क्या हो गया, सेक्शन नंबर 13 आपका रिपील्ड कर दिया गया, सेक्शन नंबर 14 में आपका सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता है। तो साथियों इसी प्रकार से सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 21 में, तो सेक्शन नंबर 21 में आपके पास कुछ केस लॉ आते हैं और इस केस लॉ बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से केस लॉ आपके सेक्शन नंबर 13 से आपके रेलिवेंट होंगे और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो साथियों RS नायक का एक केस आता है। किसका केस आता है? RS नायक वर्सेस AR अंतुले का केस आता है और पूछता है MLA क्या पब्लिक सर्वेंट होता है? तो नहीं होता है। MLA क्या होता है? MLA जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, ये पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं CM की बात करते हैं, MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। अगर हम CM के केस में यही देखते हैं कि क्या CM वाकई में पब्लिक सर्वेंट होता है, तो साथियों इससे रिलेटेड एक केस लॉ आता है, करुणानिधि साहब का केस है। और ये करुणानिधि साहब को बताया गया है कि हाँ जो CM होता है ये क्या होता है, ये पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत फॉल करता है। इसी तरह हमारे पास CM का केस आ गया। अब हमारे पास PM का केस आता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या PM साहब जो होते हैं क्या ये पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, PM साहब भी पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। और PM नरसिम्हा राव का यहाँ पे एक मामला आता है और PM नरसिम्हा राव को क्या बताया गया था कि ये पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत ये आते हैं। जो सेक्शन नंबर 23 से रिलेटेड था हमारे लिए, सेक्शन नंबर 21 से रिलेटेड था साथियों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और यहाँ से बार बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। तो साथियों ये था आज का सीन जो मुझे बताना था। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको पॉजिटिवली वे में बता दिया, जो कि लग रहा था कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। तो उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करने का भरपूर प्रयास किया। अब साथियों जो नेक्स्ट सेशन मैं लेकर के आऊँगा, अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो उस पॉजिटिवली कमेंट के बिहाफ पे मैं आपका नेक्स्ट सेशन IPC का लेकर के आऊँगा। और खास करके वो सिर्फ और सिर्फ आपके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं होगा साथियों, ये IPC हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक ही आपका ये IPC सीमित रहता है। नहीं, अगर आप जुडिशरी का भी एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है, कहीं पे भी आपसे CRPC IPC पूछा जाता है। तो साथियों अगर आपको लगता है कि इसका टेलीग्राम चैनल आपके पास होना चाहिए तो आप लॉ विथ रोनी टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों आपका कोई भी फ्रेंड अगर जे की प्रिपरेशन कर रहा है या LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप तक उस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।